गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सूरज आप सभी का लेट्स लर्न सिस्टम ये अपने ग्रुप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिशबोन एनालिसिस क्या है, इसकी जरूरत क्यों होती है और कैसे हमें फिशबोन डायग्राम या फिशबोन एनालिसिस करना है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने 5W1H टूल जिससे प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन कैसे करना होगा ये सीखा है। उसके बाद जो प्रॉब्लम हमने डिफाइन की है उसके आधार पर हमें जो गोल सेट करना है वो गोल स्मार्ट होना चाहिए, उसको किस तरह से सेट करना है ये हमने देखा हुआ है। किसी भी कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कस्टमर कंप्लेंट्स या इंटरनल प्रॉब्लम्स। और उस प्रॉब्लम के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हमारी कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहेगी। इसी को ही हमने अच्छी तरीके से समझने के लिए ये सीरीज चालू की है, जिससे हमें पहला तो आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है सही तरीके से, उसके ऊपर उसका गोल सेट करना है और उसके बाद हमें आज हम सीखने वाले हैं कि प्रॉब्लम जो है तो उसका आइडेंटिफाई रूट कॉज आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं, रूट कॉज को अच्छी तरीके से कैसे हम ढूंढेंगे, ये आज हम फिशबोन एनालिसिस में सीखने वाले हैं। अगर आपने ये दो वीडियो अगर अभी तक देखे नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके वो देख सकते हैं। दोस्तों फिशबोन एनालिसिस क्या है ये अगर पहले हमें देखना होगा। मतलब फिशबोन एनालिसिस करते समय कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। कुछ लोग हम उसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। फिशबोन डायग्राम को हम कॉज और इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक इफेक्ट के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। किसी जगह पे इसको फिशबोन डायग्राम भी कहा जाता है और कहाँ पर भी इसको 5M डायग्राम भी कहा जाता है। जैसे 5M मतलब मैन मशीन मटेरियल मेथड और मेजरमेंट, ऐसे 5M डायग्राम भी उसको कहा जाता है। जो इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं इस 5M के अनुसार। कहाँ कहाँ भी यहाँ पर एनवायरमेंट को भी या मदर नेचर को भी ऐड किया जाता है। और चौथा इसको हम इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। इशिकावा मतलब जो इशिकावा थे, इशिकावा सैन, उन्होंने इस फिशबोन एनालिसिस फिशबोन डायग्राम की शुरुआत की थी। तो उनके नाम के आधार पर किस जगह पर इसको इशिकावा डायग्राम भी कहा जाता है। ये मतलब एक ही स्ट्रक्चर को हम अलग अलग नाम से भी कहते हैं। हम इस फिशबोन एनालिसिस में हमें ये सोचना देखना है कि एक इफेक्ट जो हमें फेस कर रहा है या एक जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को निर्माण होने के लिए कहाँ कहाँ उसके कारण है, किन जगह पे वो कारण तैयार होता है और उसका इफेक्ट उस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे हमें कारण ढूंढने हैं और यही ढूंढने के लिए हमारी मदद करता है फिशबोन डायग्राम। और ये जो हम फिशबोन डायग्राम के एनालिसिस करने वाले हैं उसका हमारा पर्पस क्या होता है, या फिशबोन एनालिसिस करने से हमारे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहले हमें बेनिफिट मिलता है कि हमें पोटेंशियल कॉज समझ में आते हैं। जो इफेक्ट आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम का पोटेंशियल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं यह हमें आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट होता है कि आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ वेरिएशंस। जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, इस एग्जिस्टिंग प्रोसेस में कहाँ कहाँ पर प्रोसेस में वेरिएशंस आ रहे हैं ये हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उसके आधार पर हमें जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको हम इलिमिनेट या रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा इसका एक बेनिफिट है कि इनकरेज ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिशबोन एनालिसिस या फिशबोन डायग्राम जब हम बनाते हैं तब हमें बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, बहुत
हमारी एक क्रॉस फंक्शन टीम बैठानी पड़ती है, और उन क्रॉस फंक्शन टीम के साथ बातचीत करते समय हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, कौन कौन सी जगह है, लोकेशंस ऐसी है, कौन कौन से प्रोसेस ऐसे है जहाँ पर उसका इफेक्ट उस कारण से वो इफेक्ट आ सकता है या वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें हमारी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो प्रोसेस है उसको ज्यादा बढ़ावा मिलता है, उससे हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग की ताकत बढ़ती है। और एक इसका अच्छा बेनिफिट हो सकता है होता है कि हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम सही तरीके से समझने के लिए, उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें ये मदद करता है। और एक अच्छी बात है इस फिश बोन एनालिसिस, फिश बोन डायग्राम की, ये हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की इफिशियंसी है उसको इसी उस इफिशियंसी को वे बढ़ावा देता है। हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग की इफिशियंसी इससे ज्यादा बढ़ती है। और उसके साथ साथ लोगों में जब हम अच्छी तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हर हर प्रोसेस में हर जगह से हम जब डाटा कलेक्शन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो लोगों में उसका उस प्रॉब्लम के लिए अवेयरनेस ज्यादा बढ़ता है, उस प्रॉब्लम के लिए या उस प्रोसेस के लिए। तो उस ये भी हमारे हमको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और फाइनल हमें एक अच्छा बेनिफिट ये फिशबोन डायग्राम से मिलता है कि हमें रूट कॉज के ऊपर फोकस करके काम करने में मदद मिलती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स और पर्पस है जिससे हम फिशबोन एनालिसिस करते हैं। अब हमें फिशबोन जो डायग्राम है, फिशबोन डायग्राम के हमें स्ट्रक्चर को समझना होगा। फिशबोन का मतलब होता है कि जो हम मछली होती है, वो मछली का जो वो बोन्स होते हैं, तो वो मछली के जो बोन्स है उसका डायग्राम जैसे होता है, वैसे ही फिशबोन का डायग्राम होता है। और उसमें जो पहला स्ट्रक्चर होता है या पहला जो भाग होता है वो होता है हेड। मछली की जैसे सिर होता है, तो जहाँ पर मछली का सिर होता है तो उसको हम हेड बोलते हैं। तो उसको ही वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉब्लम्स, मतलब जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसको हम सेंटर में रखते हैं, उसको हम पहले देखते हैं। वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉब्लम, हमें क्या हम फेस कर रहे हैं, और या जो इफेक्ट हम देख रहे हैं वो इफेक्ट क्या है वो हम वहां पे लिखते हैं। दूसरा होता है स्पाइन। स्पाइन का मतलब होता है कि रीजन कहाँ, वो या मेजर कैटेगरी ऑफ कॉजेस, मतलब मेजर क्या क्या कैटेगरी कैटेगरी हो सकती है जहाँ से वो प्रॉब्लम वो या वो इफेक्ट हमें मिल सकता है, जो हम देखेंगे उसको हम स्पाइन बोलते हैं। और तीसरा होता है ब्रांचेस। जैसे अलग अलग मछली में ये ये हड्डियां होती है, वैसे ही वो उसको हम ब्रांचेस बोलते हैं। और अलग अलग ब्रांचेस के हम जानने की कोशिश करेंगे जो हम सब कॉजेस हो सकते हैं कि उसके दुय्यम कारण हो सकते हैं। अभी हम अच्छी तरीके से वो देखने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये हमारा हेड होगा जहाँ पर हम प्रॉब्लम क्या है वो लिखेंगे, और ये अपना मेजर स्पाइन होगा जहाँ पे हम सारे प्रमुख कारण लिखने की कोशिश करेंगे। और उसमें हम ये जो एक सब क्लॉज रखेंगे, सब कॉजेस रखेंगे। जैसे ये प्रॉब्लम अगर मान लीजिए कुछ होगा तो उस प्रॉब्लम का सब कॉज क्या हो सकता है, तो पहला होगा मटेरियल। जैसे हमने उसको देखा था कि 5M है, तो 5M की में पहला यम हो सकता है मटेरियल। तो हम वो जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं या वो जो इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट मटेरियल के वजह से क्या क्या आ सकता है, मटेरियल उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है ये हम जान सकते हैं। तो यहाँ पहला मटेरियल आ गया। दूसरा यम आ गया मशीन्स। मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स हो, मशीन में कुछ दिक्कत हो तो उसका भी इफेक्ट मिल सकता है हमें प्रॉब्लम के ऊपर, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। और तीसरा हो गया मेथड। हम जो प्रॉब्लम है या जो भी कुछ प्रोसेस हम बना रहे तो उस प्रोसेस को बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम मेथड कहते हैं। और वो मेथड अगर सही से नहीं हमने डिफाइन की गई हो तो उसका भी हमें रिफ्लेक्शन हमारे प्रॉब्लम में आ सकता है। और चौथा हो गया मैन। जो भी
बंदा जो ऑपरेटर काम कर रहा है तो वो काम करते समय उसकी इफिशिएंसी नहीं होगी या कुछ उसको नॉलेज नहीं होगा तो उसका भी हमें कारण मिल सकता है जिसके वजह से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और दो आखिर के हो गए मेजरमेंट और एनवायरनमेंट जिसे हम मदर नेचर भी कहते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स कारण है, स्टैंडर्ड कैटेगरी है कि जिसके आधार पे हम जो प्रॉब्लम्स है उसको ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसा हमारा कुछ फिशबोन डायग्राम का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके आधार पे हम कुछ एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम उसी स्ट्रक्चर को देखेंगे और एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। अगर मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में हमेशा कुछ कंप्लेंट्स आ रही है कि उसके उनका जो फूड है तो उन फूड में टेस्ट नहीं मिल रहा है या टेस्ट में वेरिएशंस आ रहे हैं, ऐसा उनको ज्यादातर कंप्लेंट मिल रही है। और इस कंप्लेंट को वो रेस्टोरेंट के ओनर या मैनेजमेंट किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, ये हम फिशबोन के आधार के ऊपर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो हमें रीजन या प्रॉब्लम पता चल गया या इफेक्ट पता चला जिसको हमको सुधारना है। तो फूड टेस्ट नॉट गुड, खाने की जो क्वालिटी है या खाने का जो स्वाद है वो सही से मिल नहीं रहा है, ये हमारे कंप्लेंट है। अब इसको हम अलग अलग सब कैटेगरी में देखेंगे कि उनका प्रभाव किस 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 वजह से खाने की जो क्वालिटी है वो स्वाद हमको नहीं मिल सकता है। तो पहला हम देखेंगे मटेरियल में। अगर मान लीजिए मटेरियल में अगर अच्छा स्वाद चाहिए तो अगर वो मटेरियल हम जो यूज कर रहे हैं वो फ्रेश नहीं हो तो उसके उसका भी एक रीजन हो सकता है। और ये पोटेंशियल रीजन है, हमने अभी तो कुछ डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते समय ये किन कारणों से ये चीज हमें जो इफेक्ट है वो मिल सकता है उन सभी कारणों को यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें पहला रीजन मटेरियल का है। तो मटेरियल में हो सकता है कि हम पुराना मटेरियल यूज कर रहे हैं, कोई भी हो। तो अगर हम पुराना कोई भी वेजिटेबल्स या कोई भी पदार्थ यूज करेंगे तो उसके उसका इम्पैक्ट हमारे खाने की क्वालिटी पे मिल सकता है। तो ये एक पोटेंशियल कॉज है कि फूड क्वालिटी फूड जो भी है मटेरियल है हम फ्रेश नहीं यूज कर रहे हैं। दूसरा होगा कि जो रॉ मटेरियल हम फूड बनाने के लिए ले रहे हैं कि उसकी क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड है, हमने जो डिफाइन की थी जो स्पेसिफिक की थी उसके हिसाब से नहीं है। और अगर ऐसे ही मटेरियल हम यूज करेंगे खाना बनाने के लिए तो उसकी क्वालिटी हमें अच्छी मिलेगी नहीं। तो ये एक दूसरा पोटेंशियल कॉज हो गया। तीसरा हो गया कि जो खाना है जो रॉ मटेरियल है खाना बनाने के लिए हम यूज करें उसको हम सही तरीके से वो पैकिंग करके नहीं मिल रहा है या कुछ उसका इस्तेमाल करने के बाद भी हम उसको रीपैकिंग सही तरीके से नहीं कर रहे, उसके वजह से उसकी क्वालिटी में डेविएशन आ रहा है या डिटोरेशन हो रहा है। तो ये भी कुछ मटेरियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से खाने की क्वालिटी हमें अच्छी से नहीं मिल रही हो। तीसरा हो गया मेथड। मेथड में हम देख सकते हैं कि जो हमारी खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, जो एसओपी है, जो रेसिपी है वो सही तरीके से नहीं है। जो उसका जो प्रोसेस होना चाहिए उस प्रोसेस के हिसाब से खाना नहीं बन रहा है या जो हमने डिफाइन किया है वैसा वो नहीं बन रहा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या जो प्रोसेस हमने डिफाइन की है वही गलत है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि जिसके वजह से खाने की क्वालिटी या जो टेस्ट है खाने का वो हमें अच्छा नहीं मिल रहा है। उसके बाद मेजरमेंट में भी हो सकता है कि मेजरमेंट में हम जो नो मेजरमेंट फॉर स्पाइसेस एडिशन, जो क्वालिटी जो हम स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं खाना बनाते समय तो उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, कौन सा पदार्थ कितने अमाउंट में कैसे डालना है, ये अगर ये कोई स्पेसिफाई नहीं है, उसको कोई नाप तोल हम नहीं कर रहे तो हम वो किसी खाने में ज्यादा जाएगा किसी खाने में कम जाएगा और इससे क्या होगा कि खाने की जो क्वालिटी है वो सस्टेन नहीं हो जाएगी, खाने का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो ये एक तीन रीजन हो गए मेजर जो हमारे मेजरमेंट मेथड और मटेरियल के हिसाब से हो सकते हैं। अगला हो सकता है एनवायरनमेंट में।
एनवायरनमेंट में मान लीजिए कि उस जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो, जिसके वजह से जो मटेरियल है वो बहुत जल्दी से इम्पैक्ट हो सकता है, उसकी क्वालिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा हो सकता है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाई ह्यूमिडिटी हो और उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अभी ये सारे जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ या जो कारण बता रहा हूँ, ये मैंने कुछ ऐसे ही लिखे, कोई ऐसी जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है कि वही स्पेसिफिक कारण हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं या इसमें भी कुछ गलत लिखे हुए हो सकते हैं। हमें सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। अगला हो सकता है कि मैन रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो एक अनस्किल्ड कुक, जो कुक हमने बुलाया है, जो या जो कुक वो खाना बना रहा है, उसको उस खाना बनाने के लिए या उसको उस स्किल की जरूरत चाहिए, वो स्किल उसके पास नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो वो जो कुक है वो तो पुराना है, लेकिन हम जो खाना बना रहे हैं उसको, उसकी एसओपी या उसके प्रोसेस के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो, तो हमें उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत हो चाहिए। ऐसा कुछ रीजन हो सकते हैं जिसके वजह से फूड की क्वालिटी या टेस्ट के ऊपर प्रभाव हो सकता है। और आखिर में आ गया मशीन। मशीन में हो सकते हैं कि जो हम मशीन यूज कर रहे हैं वो पुअर मेंटेनेंस हो, उसका वो अच्छी तरीके से काम नहीं करते हो। जैसे कि मिक्सर है तो मिक्सर के ब्लेड्स सही तरीके से नहीं हो गए हो, जिसके लिए जो उसका जो स्पाइसेस है वो ज्यादा अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो रहे या ब्लेंड नहीं हो रहे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर खाना उनकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में मशीन में हाइजीन मेंटेन नहीं करते होंगे, जिसके वजह से भी खाने की क्वालिटी प्रॉपर नहीं बन रही है और फूड में टेस्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से हम एक प्रॉब्लम के ऊपर एक इफेक्ट हमें जो मिल रहा है उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, मैन, मशीन और एनवायरनमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो सारे पोटेंशियल कॉजेस है जिसके जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकता है, अगर हम एक जगह पर वो सब स्पेसिफिक लिख सके तो हमें वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और उसको जल्दी से एलिमिनेट करने के लिए हमें आसानी हो सकती है। और इसी के कारण फिशबोन एनालिसिस बहुत ज्यादा इस्तेमाल में किया जाता है रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए। जब हम ये पूरा लिख लेते हैं कि इफेक्ट जो आ रहा है और उसके क्या क्या पोटेंशियल कॉज हो सकते हैं, तो हमें एक काम करना होता है कि वो सारे पोटेंशियल कॉजेस को वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट का मतलब क्या होता है कि एक साइड में वो सारे मेन कॉज, जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, मेजरमेंट, एनवायरमेंट, उसको हम लिख दिया, और उसके जो सब कॉजेस है जिसके वजह से फूड में टेस्ट नहीं आ रहा है वो सारे लिखने हैं। और वो एक एक करके सारे जो सब कॉजेस है उन सब कॉजेस को वैलिडेट करना है। जैसे हम अब जाके देखेंगे कि वो जो मटेरियल है जिसमें वो फ्रेश नहीं है था, पुराना हमने मटेरियल यूज किया था, तो जब हम खाना बनाते हैं तो या खाना पिछला जो बनाया था उस समय हमने वो मटेरियल फ्रेश फ्रेश लिया था या पुराना वाला यूज किया था, वो हम देखेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे बिफोर कुक करने से पहले। और ये जो वैलिडेशन हम करेंगे तो उसके आधार पे हमें पता चले जाएगा कि वैलिडेशन रिजल्ट अगर वो सही आ गया तो उस समय का फाउंड ओके लिखेंगे। और वो फाउंड जब ओके होगा तो ये जो रीजन हमने मार्क किया था कि नो फ्रेश, ये जो हमारा जो कॉज था वो कॉज नॉट वैलिड हो जाएगा। वैसे ही हम आगे चलते जाएंगे, हर एक जो पैरामीटर दिया हुआ है, हर एक जो कॉज है उसको हम वैलिडेट करते हुए चले जाएंगे। अगर अब यहाँ पे हम देखेंगे मेजरमेंट के, यहाँ पर हमने उसको येलो मार्क किया हुआ है, तो मेजरमेंट में हमें क्या पता चला कि नो मेजरमेंट, जो हम स्पाइसेस डाले उसका कोई मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है। और वो हम वैलिडेट कैसे करेंगे कि मान लीजिए कुछ चेक शीट है, अगर वो जो हम खाना बना रहे हैं उसको वो खाना बनाते समय उसमें कितने स्पाइसेस गए, उसकी प्रोसेस क्या थी, कितने अमाउंट में गए, ये हमने वहां पे एक चेक शीट दी हुई है या ये रिकॉर्ड उसका मेंटेन करे, तो उस चेक शीट के आधार पे हम देख सकेंगे कि उसमें कितना एडिशन गया हुआ है। और हमें वैलिडेशन के रिजल्ट में हमें पता चला कि उस स्पेसिफिक खाना बनाते समय वो एडिशन कम ज्यादा हुए है,
या उसको कोई मॉनिटरिंग नहीं हुआ, लिखा नहीं है, तो हमें ये वैलिडेशन नॉट ओके फाउंड होगा। और वैलिड रिमार्क में हम लिख सकते हैं कि ये एक कॉज, पोटेंशियल कॉज वैलिड हो सकता है जिसके आधार पे खाने की क्वालिटी सही से नहीं बन रही हो। तो वैसे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हम मैन रिलेटेड भी लिखे हुए हैं कुछ, कि अनस्किल्ड कुक हो सकता है। तो उस वो जो कुक है वो उसकी स्किल मैट्रिक्स हम देखेंगे। अगर स्किल मैट्रिक्स करते समय हमें पता चला कि उस कुक को वो जो स्पेशल खाना हुआ है या उस दिन का जो खाना बनाया गया था वो कोई दूसरा कुक ने बनाया हुआ था, और उस कुक को वो खाना बनाने की एक्सपीरियंस नहीं है उतना, या वो स्पेसिफिक डिश को बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो हमें अगर पता चलेगा तो ये वैलिडेशन हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि ये नॉट ओके था, और ये वो जो प्रॉब्लम है या ये जो हमारा हमने देखा था जो कॉज है वो वैलिड हो गया। इस तरीके से फिर हम इन तीनों को फिर हम फिर वो रूट कॉज के ऊपर फिर हम एक्शन डिफाइन कर सकते हैं। उसका वो प्रॉब्लम क्यों आए हैं उसको हम सही तरीके से फिर उसका कारण पता चलेंगे। लेकिन हमें एक पहला कारण कुछ मिल गया कि ये ज्यादा हमें पता चल सकता है कि इन तीनों में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी कॉजेस है उन सभी कॉजेस को हम वैलिडेशन करेंगे, और उसके आधार पे किस कॉज के ऊपर हमें काम करना है ये हमें पता चलेगा। कुछ जगह पर या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस वैलिड ये जो कॉजेस है उसको वैलिडेशन करने के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी मेथड की जाती है, जिसमें वोटिंग की जाती है। जैसे नॉट फ्रेश ये जो एक सब कॉज है, तो सारे मेंबर्स को बोला जाता है कि ये नॉट फ्रेश होस्ट कितने लोगों को लगता है और कितनी इंटेंसिटी में लगता है कि वो जो प्रॉब्लम हो नॉट फ्रेश के आधार पे हो सकता है। और जिसके जब सभी यहाँ पर वे जो सारे जब सारे लोगों का वोट आ जाएगा कि हाई इंटेंसिटी वे हो सकता है या कम इंटेंसिटी में हो सकता है, तो उसके आधार पे हाई इंटेंसिटी या जिसके ज्यादा प्रभाव से वो प्रॉब्लम आ सकता है उन सारे कॉजेस के ऊपर काम किया जा सकता है। वो भी एक मेथड काम में ली जा सकती है। अगला एक हो सकता है कि मार्किंग ऑफ पोटेंशियल कॉजेस। ये जो हमने सारे कॉजेस लिखे हुए हैं तो मैन मशीन के हिसाब से सारे कैटेगरी के हिसाब से, तो उसमें हमें जो प्रॉब्लम्स दिखे हुए मेजरमेंट में म्यान में, तो वो जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम को अगर हम हमें अगर पता चला कि हम सही तरीके से वो इफेक्ट जो है वो इफेक्ट और ये जो कारण है उन दोनों को हम सही तरीके से को रिलेटेड कर सकते हैं, अगर ऐसा हमें पता चला तो हम उसको एक स्क्वायर बॉक्स में डाल देंगे। तो ये क्या जल्दी से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और किस जगह पे हमें डाउट तो है कि उस प्रोसेस के वजह से या उस कॉज के वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है, वो इफेक्ट आ रहा है, लेकिन हम उसको अ, आसानी से जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ ऐसे भी कारण हमें पता चले तो उसको हमें उस कारण के नीचे हमें अंडरलाइन करना है। तो हमें जो हम आसानी से कोरिलेट कर सके ऐसे कॉज को हमें स्क्वायर बॉक्स में करना है, आइडेंटिफाई करना है, और जिसको दिक्कत आ सकती है ऐसे हमें जब लगता है तो उसको हमें अंडरलाइन करके लेना है। और जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा हमें लिखता है या जो नॉट वैलिड हुए हैं उन सारे कारणों को, उन सारे कॉज को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो दोस्तों ये इस तरीके से कुछ फिशबोन डायग्राम या फिशबोन एनालिसिस की जाती है। एक बहुत अच्छा टूल है जिसके आधार पे हमें पूरी जानकारी मिल सकती है एक प्रोसेस के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए, और उसको हम अच्छी तरीके से प्रॉब्लम का कॉज हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, फिशबोन डायग्राम के कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे कि ये कुछ अनकंट्रोलेबल फोकस ऑन अनकंट्रोलेबल इशू। मान लीजिए कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कंट्रोल में नहीं आ सकता है, या उसके लिए टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट आनी चाहिए, तो ऐसे इशू को भी हम डिस्कस करके उस वो कारण है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो पहले हमें फिशबोन एनालिसिस करते समय ये ध्यान में देना होगा कि ऐसे कारण पहले हमें ढूंढने हैं जो प्रोसेस रिलेटेड हो, हमें उसको हमने सही तरीके से अपने कंट्रोल में वो हो,
अगर नॉन कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कोई इश्यू हो तो उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कंट्रोलेबल इश्यू को। दूसरा एक लिमिटेशन आ सकता है कि आइडिया आर नॉट फुल्ली एक्सप्लोर्ड। जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते समय जो भी आइडिया आने वाले हैं या जो भी कारण है उसको हम फुल्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाते। और तीसरा एक महत्वपूर्ण है कि जो सीएफटी टीम फिशबोन एनालिसिस कर रही है, अगर उनको प्रोसेस के बारे में पूरी नॉलेज ना हो तो वो फिशबोन एनालिसिस सही से नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जो हमको लगता है, जो हमारे नॉलेज में प्रॉब्लम्स है, उसी के ऊपर ही हम सिर्फ सोचने लगते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें उस प्रोसेस का नॉलेज ही नहीं हो, तो हम वो पूरा डाटा या पूरा वो कॉजेस हम फिशबोन के सब कॉजेस में लिख नहीं पाते। और एक बात है कि जो हम फिशबोन एनालिसिस करने के लिए सिर्फ जो मैन मशीन मटेरियल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ये स्टैंडर्ड कैटेगरी है। तो उसके वजह से भी कुछ दिक्कत आ सकती है। आप उन स्टैंडर्ड कैटेगरी को ही लेना है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहे तो उसमें अलग अलग अपने भी सब कैटेगरी को हम डाल सकते हैं। तो सिर्फ स्टैंडर्ड कैटेगरी को हम लेते हैं या लिए जाते हैं, ये भी एक फिशबोन एनालिसिस का लिमिटेशन है। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से कुछ जानकारी थी फिशबोन डायग्राम के लिए। अगर आपको ये अच्छी लगी है, आपको कुछ एक वैल्यूएबल लगी हो, तो आप अ, जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लाइक कर सकते हो, या कुछ आपको कुछ और दिक्कतें हो या आपको कुछ आपके कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ताकि आने वाले वीडियो या हमारे ग्रुप पे जो डिस्कशन होता है वो भी आपको पता चल सके। धन्यवाद।